गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं हमारा पेपर फर्स्ट, जिसमें हमारे पोइट्रीज हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले पोइट्री पढ़ी है कालिदास और भवभूति। ठीक है, कालिदास जी की आपने 4 लाइन की जो पोयम आपको दिखाई दे रही है, कालिदास जी का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद में हमने पोयम का इंट्रोडक्शन पढ़ा है एंड उसके बाद में हमने एक्सप्लेनेशन करी है। और उसके बाद में जब पूरा हमारा ये भर्तहरि तक का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, हम पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ रहे हैं ताकि हमारे क्या है कि एक साथ मिसमैच ना हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे थे, हमने भव्यभूति जो है, भवभूति आपके जो पोएट हैं इसमें आपके कोर्स में, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने पहले। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने भवभूति जी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आज जो इनकी पोयम है 4 लाइन की, जो इनका स्टेंजा है छोटा सा है, तो ये ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा आपका, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करने वाली हूँ। जो आपका पॉइंट है पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे ताकि हमारी ये 4 लाइन्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने ये स्टेंजा छोड़ दिया था क्योंकि मिसमैच नहीं करना चाह रही थी मैं आप लोगों का कोर्स, इसलिए मैं आपको आज वाली क्लास में इसको डिटेल से आपको अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, तो क्या है आपका, पहले तो हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो आप देख पा रहे हैं बुक में आपके यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू द पोयम। ठीक है, भवभूति। ठीक है, तो क्या है कि some learned critics do not understand the real and intrinsic significance of भवभूति's poetry। क्या कहा जाता है कि कुछ जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स किसको कहा जाता है, आलोचक, जिनके जो आलोचना करते हैं, जिनका क्या काम होता है किसी भी पोयम में या किसी भी वर्स में या किसी भी ऐसे में कमियां निकालते हैं। जो वो उनका काम ये होता है कि वो उसमें से कुछ ना कुछ कमियां निकालने का उनका काम होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो 4 पंक्तियों की जो है आपके जो स्टेंजा है, इसमें इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है कि सम लर्न क्रिटिक्स डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल एंड इंस्ट्रिंक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ भवभूतिज पोइट्री। कि कुछ क्रिटिक्स जो है, कुछ आलोचक जो हैं, वो लोग जो भवभूति की जो पोएट्री हैं, जो कविताएं हैं, उनका जो असली अर्थ जो है, वो चीज़, वो रियल जो मीनिंग है उनकी कविताओं में, वो चीज़ वो लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक से उसको एनालाइज वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, भवभूतिज पोएट्री, they find fault with his poetry and do not appreciate it। उनका क्या काम होता है कि हमेशा उनकी पोएम में से कमियां निकालना और उनकी पोएम को अप्रिशिएट नहीं करना, उसकी प्रशंसा नहीं करना। उनका यही काम होता है कि वो हमेशा उनकी पोएम में से, उनकी जो पोएट्री है उनमें से क्या करते हैं, फॉल्ट निकालते हैं, उनमें से कमियां निकालते हैं और उनको डू नॉट अप्रिशिएट, और उनकी कोई भी वो प्रशंसा नहीं करते हैं। ठीक है, they make adverse criticism to it and पब्लिकली मेक फन ऑफ इट। उनका क्या काम होता है, एडवाइस देना, उनको हमेशा वो लोगों को क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और लोगों को ये सलाह देते रहते हैं, पब्लिकसिटी, जो पब्लिकली जो है लोगों के अंदर उसका मजाक बनाते रहते हैं कि जिस तरीके से हम किसी चीज़ को लिखते हैं, हम किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं, और कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि उनको पढ़ना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, बस उसका मजाक बनाना होता है। तो इसी तरीके के कुछ क्रिटिक्स हैं जो भवभूति की पोइट्री को फन में ले लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं और उसको पब्लिकली क्रिटिसिज्म करते हैं, उसका पब्लिकली लोगों के अंदर उसका मजाक बनाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, समझ में आया। बट भवभूति डज नॉट केयर एट ऑल ऑफ देयर एडवर्स क्रिटिसिज्म। लेकिन जो क्या कहा जा रहा है कि भवभूति जो है वो उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, उनको उस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। वो पब्लिकली क्या हो रहा है, क्या उनकी बड़ाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, इस चीज़ से भवभूति को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। He remains indifferent of their adverse criticism and publicly ridiculing his poetry। क्या कहा जा रहा है कि जो वो क्या है, भवभूति क्या है, पब्लिकली जो वो उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसको वो
इनडिफरेंट रिमाइंड्स, अलग अलग तरीकों से वो उनको बताते हैं कि उनको किसी भी तरीके की, इस तरीके की बातों से उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। क्या है, भवभूति इज फुली कॉन्फिडेंट, भवभूति जो है वो बहुत ही पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस है, मतलब उनको मतलब विश्वास है किस चीज का, that a day will comes when a man will be understand the real and instinct significance of his poetry and appreciate, ठीक है, इट, उनको इस चीज का पूरी तरीके से भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब कोई एक व्यक्ति उनकी पोएट्री को अच्छी तरीके से समझ पाएगा और उसकी प्रशंसा करेगा। मतलब कि जिस तरीके से आलोचक उनकी आलोचना करते हैं तो वो कहते हैं कि उनको उस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी पोएट्री पे, अपनी जो काव्य है, जो वो जिस चीज़ पे वो लिख रहे हैं, अपनी पोएट्री पे उनको पूर्ण रूप से भरोसा है, पूर्ण रूप से उनको विश्वास है, और उनका मानना है कि एक दिन डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि वो उनको कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक व्यक्ति इस दुनिया में, किसी एक व्यक्ति को तो उनकी पोयम अच्छे से समझ आएगी और वो उसकी प्रशंसा करेगा, उस चीज़ पे उनको भरोसा है। सच ए मैन विल शेयर हिज थॉट्स, क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपने विचारों को लोगों में शेयर करेगा, अपने विचारों को लोगों तक आदान प्रदान करेगा। सर्टनली द वर्ल्ड इज नॉट कमिंग टू एंड विथ दीज क्रिटिक्स हु रिड्यूकल हिज पोइट्री, क्या कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है अभी इसका अंत नहीं होने वाला, अभी ये दुनिया क्या है, ख़त्म नहीं होने वाली, ये दुनिया बहुत लंबी है, समय बहुत लंबा है जिसका कभी भी अंत नहीं होने वाला। तो कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज नॉट कमिंग टू एन एंड, जो दुनिया है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, उसमें अभी काफ़ी समय है। विद दीज क्रिटिक्स, इन आलोचकों के साथ ही ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। हु रिड्यूकल द पोएट्री, जो पोएट्री का मजाक बनाते हैं, जो हमारे मेरी इस पोएम मतलब मेरी जो काव्य का जो मजाक बनाते हैं, उन लोगों के साथ ही ये दुनिया नहीं ख़त्म होगी। टाइम इज एंडलेस एंड द वर्ल्ड इज वाइड, क्या बोल रहे हैं, वक्त जो है वो एंडलेस है, उसका कुछ अंत नहीं है, और जो दुनिया है वो वाइड है, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है। Thus Bhavbhuti expressed his confidence that in future his poetry will be appreciated and his thoughts expressed in poetry will be shared by people। उनका विश्वास है, उनका कहना है भवभूति का कि उनको कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में, भविष्य में उनकी जो पोइट्री है उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसकी प्रशंसा और उनके विचारों को लोगों में आदान प्रदान किया जाएगा, लोग आपस में उनके विचारों को शेयर करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि इसमें इंट्रोडक्शन द पोएम में क्या है, आपने शॉर्ट में इस चीज़ का इंट्रोड्यूस किया कि इन 4 लाइनों में भवभूति जो है वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, 4 लाइनें, ठीक है, गौर से देख रहे हो आप, भवभूति की जो 4 लाइनें हैं आपकी, ये वाली 1 2 3 एंड 4। एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी तक हमने इन 4 लाइनों की इंट्रोडक्शन पढ़ा, इनका अर्थ पढ़ा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इफ लर्न क्रिटिक्स पब्लिकली डिक्राइड माई वर्स, वर्स मीन्स होता है काव्य या कविता या उनकी पोएट्री, वेल लेट देम नॉट फॉर देम आई वर्थ, ठीक है। वो जो कह रहे हैं कि ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इफ लर्न क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं वो अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हो कि वो अच्छे से इस चीज़ को कहना चाह रहे हैं कि लर्न मीन्स जो होते हैं विद्वान, ठीक है, लर्न मीन्स जो विद्वान, मतलब जो क्रिटिक्स आलोचक जो है अपने आप में, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वो समझते हैं, विद्वान समझते हैं, वो लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि इफ़ लर्न क्रिटिक्स पब्लिकली डिक्राइड, डिक्राइड मीन्स होता है उपहास करना या मजाक बनाना, पब्लिकली मीन्स होता है खुले रूप से सबके सामने। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर पढ़े लिखे विद्वान जो आलोचक हैं वो मेरे पोएम का, माई वर्स, मेरे पोएम का पब्लिकली मजाक बनाते हैं, दुनिया के सामने मजाक बनाते हैं। अच्छे से समझ लो आप इन लाइनों को, एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझा रही हूँ मैं कि इफ मीन्स होता है, इफ मीन्स होता है अगर,
लर्न क्रिटिक्स विद्वान आलोचक, पब्लिकली मीन्स खुले रूप से या सबके सामने, डिक्राइड मीन्स होता है क्या करना, मजाक बनाना या उपहास बनाना। माई वर्स मीन्स मेरे पोइट्री या मेरा जो काव्य है उसका अगर विद्वान आलोचक मेरे पोयम का, मेरी पोइट्री का खुले रूप से मजाक बनाते हैं तो वेल, अच्छा कोई बात नहीं है। वो बोलते हैं वेल लेट देम, जाने दो उनको, नॉट फॉर देम आई व्रोट, मैं उन लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वेल लेट देम मीन्स जाने दो उनको, मैं उन लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूँ, यह जो रचना कर रहा हूँ, ये जो काव्य में जो लिख रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए, आई नॉट फॉर देम आई व्रॉट, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए, नॉट फॉर देम उन लोगों के लिए नहीं मैं लिख रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों लाइनें समझ में आई अच्छे से। वन डे, एक दिन, ए मैन, एक मनुष्य, सेल लाइव और लाइव टू शेयर माई थॉट्स, एक दिन एक मनुष्य ऐसा जरूर होगा इस दुनिया में जो मेरे विचारों को लोगों तक प्रदान कर पाएगा। ठीक है, मेरी सोच को, मेरे वर्ड्स को, मेरी पोएम को, मेरी पोइट्री को और मेरे काव्य को लोगों तक शेयर कर पाएगा। फॉर टाइम इज एंडलेस, जो टाइम है वो क्या है, एंडलेस है। एंड द वर्ल्ड इज वाइड, और ये जो दुनिया है बहुत विस्तृत है, बहुत ही बड़ी है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से उन्होंने अपनी ये 4 लाइनों के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है कि इसका सार ये है, इसकी समरी हमें देखते हैं तो ये कहा जा रहा है इन 4 लाइनों में कि अगर पढ़े लिखे आलोचक, विद्वान आलोचक पब्लिकली मेरी पोएट्री का, मेरे उनका काव्य का मजाक बनाते हैं तो अच्छा कोई बात नहीं है, लेट देम, उनको जाने दो, मैं उन लोगों के लिए लिख ही नहीं रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के लिए लिख ही नहीं रहा हूँ, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर एक ऐसा व्यक्ति आएगा, एक दिन जरूर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे विचारों को समझ पाएगा और मेरी पोइट्री को शेयर कर पाएगा लोगों में। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि जो वक्त और जो दुनिया है, वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दुनिया कभी ख़त्म नहीं होने वाली, बहुत लंबी चौड़ी है और वक्त कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी पोइट्री का कोई मतलब प्रशंसा करे या ना करे, उस चीज़ से उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये 4 लाइनें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पे बुक में है, जो मैं आपको दिखा के पढ़ा दे रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए लाइन टू लाइन। इंग्लिश में जो इसका है मैं इनको हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इन दिस स्टेंजा ऑफ 4 लाइन, ये जो 4 लाइनों का जो स्टेंजा अभी हमने पढ़ा है, भवभूति एक्सप्रेस हिज इनडिफरेंस to the adverse criticism of his poetry made by some learned critics। learned critics किसके लिए आ गया है, विद्वान आलोचक। ठीक है, इन 4 लाइनों की स्टेंजा में भवभूति ने एक्सप्रेस किए हैं अपने विचारों को, अलग अलग तरीकों से क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, मतलब कि सामने रखा है। तो एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री की जो आलोचनाएं की जा रही हैं उन किसके द्वारा, जो पढ़े लिखे जो आलोचक है उनके द्वारा उनकी पोइट्री की जो आलोचना की जा रही है, उनके द्वारा जो उनकी पोइट्री की आलोचना की जा रही है, उस पर्पज से उन्होंने अपने जो भाव हैं, अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस किया है इन 4 लाइन के स्टेंजा में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। He says that if some learned critics consider his poetry to be of no worth and ridicule it, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ पढ़े लिखे क्रिटिक्स जो हैं, पढ़े लिखे जो आलोचक है, कंसिडर हिज पोएट्री टू बी नॉट फॉर वर्थ एंड रिड्यूकुल, बोल रहे हैं कि उनकी जो पोएट्री है उसका वो महत्व, वर्थ मीन्स महत्व नहीं देते हैं और उसको मतलब उसको सम्मान नहीं देते हैं, तो लेट देम डू, उनको करने दो, उनको ऐसा करने दो। वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा करने दो। जिस तरीके से हम कई बार कुछ काम कर रहे होते हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो कई लोग क्या होते हैं, क्रिटिक्स करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, उनका काम होता है कमियां निकालना या बातें बनाना। तो जब भी हम कुछ अच्छा काम हमारी लाइफ में कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें क्या कहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं और हम क्या कहते हैं
कि इनकी तो आदत पड़ी हुई है, इनको करने दो, इनका कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। हम हमारे काम पे से फोकस नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो हमारा काम से फोकस ना हटे इसलिए हम उनको इग्नोर करते हैं। तो इन द सेम केस भवभूति जो है वो उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? रिड्यूकल, लेट देम गो। He said that he does not care at all of such adverse criticism. Moreover, he declared that he did not compose his poetry for such critics who find fault with his poetry unnecessary without understanding the significance of it. क्या कहा जा रहा है? जबकि वो कह रहे हैं कि उनको जाने दो। He say, वो कहते हैं ही डज नॉट केयर एट ऑल, उनको उन लोगों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी परवाह उन लोगों की उनको नहीं है। फॉर सच एडवर्स, उन जो एडवर्स हैं, वो जो क्रिटिसिज्म है उन लोगों से जो वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, उनसे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई भी वो केयर नहीं करते, उनके डज नॉट केयर, उनको कोई परवाह नहीं है उन लोगों की कि वो कर रहे हैं तो उनको करने दो। मोरेवर, यद्यपि, ही डिक्लेयर्स, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, वो मतलब लोगों को बता रहे हैं दैट ही डिड नॉट कंपोज हिज पोइट्री, कि मैंने मेरी जो कविताएं हैं उन लोगों के लिए नहीं लिखी हैं। फॉर सच क्रिटिक्स, उन आलोचकों के लिए जो हु फाइंड फॉल्ट विथ हिज पोइट्री अननेसेसरली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। कह रहे हैं कि मैंने उन लोगों के लिए अपनी पोयम, अपनी पोएट्री, अपनी कविताएं लिखी ही नहीं है जो बिना किसी मतलब के, बिना कुछ समझे हुए, बिना कुछ जान पे मतलब उसमें से जाने हुए उसकी आलोचना करते हैं, उसकी कमियां निकालने में लगे रहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए लिख ही नहीं रहा हूँ। उनका कहना है कि मैं उन लोगों के लिए ये पोयम अपनी लिख ही नहीं रहा हूँ। ऑफ इट, भवभूति हैज फुल कॉन्फिडेंस, उनको क्या है? अपने आप के ऊपर एक पूर्ण रूप से क्या है? भरोसा है। डेट ए डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन ए मैन विल अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ हिज पोइट्री, जब एक मनुष्य, कोई भी एक मनुष्य इस दुनिया का उनकी पोइट्री की अंडरस्टैंडिंग, वो महत्व को समझ पाएगा, उनकी पोइट्री की जो उसके अंदर गुण जो है, उसकी जो महत्व है, वो उस चीज को समझ पाएगा। एंड अप्रिशिएट इट, और इसकी वो प्रशंसा करेगा। कह रहे हैं कि मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि एक दिन दुनिया में ऐसा जरूर आएगा, एक मनुष्य ऐसा जरूर आएगा जो मेरी कविताओं को, मेरी पोएट्री को, मेरे जो काव्य को, मेरा जो उन्होंने जो लिखते हैं वो, उस चीज को वो समझ पाएगा अच्छी तरीके से, और दुनिया में लोगों के आगे उसकी प्रशंसा वो कर पाएगा। सच ए मैन विल शेयर हिज थॉट्स एम्बॉडीड इन हिज पोएट्री, कह रहे हैं कि इस तरीके से, एम्बॉडीड मीन्स होता है श्रृंगार करना। वो कह रहे हैं कि वो मनुष्य, वो एक ऐसा मनुष्य ही होगा जो उनकी पोएट्री को श्रृंगार करके, उनके विचारों को श्रृंगार करेगा उनकी पोएट्री से, उनकी पोएट्री के जो विचार है उनको लोगों तक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। भवभूति फ्यूचर से दैट टाइम इज एंडलेस, भवभूति कहते हैं कि फर्दर से दैट टाइम इज एंडलेस, भवभूति कहते हैं कि वक्त कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वक्त हमेशा चलता रहता है, उसका कोई एंड नहीं है। वो मतलब साल दर साल, कई लाखों सालों तक वक्त चलता रहता है, ठीक है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भवभूति उस शताब्दी के थे और आज हम इस शताब्दी में भी उनको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वक्त का कभी भी अंत नहीं होता है। एंड द वर्ल्ड इज वाइड, और जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो बहुत ही लंबी चौड़ी है, लंबी चौड़ी दुनिया है। लोग बहुत हैं, जरूरी नहीं है कि इन दो चार कुछ लोगों की आलोचना से उनकी पोइट्री खराब हो जाए। तो उनका कहना है कि लंबी चौड़ी दुनिया के अंदर वक्त का भी कोई वो नहीं है, वक्त भी काफ़ी है और दुनिया भी बहुत बड़ी है। तो कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो उनकी पोइट्री को अच्छे से समझेगा और लोगों में उसकी प्रशंसा करेगा और उसकी आगे व्याख्या करेगा। वर्ल्ड इज वाइड, द वर्ल्ड इज नॉट कमिंग टू एन एंड विद दीज क्रिटिक्स, कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है इन्हीं आलोचकों के साथ ही ख़त्म नहीं होने वाली है। दीज क्रिटिक्स हु रिडिक्यूल हिज पोएट्री, जो उसकी पोएट्री का मजाक बना रहे हैं, कहते हैं कि ये दुनिया उन्हीं लोगों के साथ ख़त्म नहीं होने वाली जो उसकी पोएट्री का मजाक बना रहे हैं। भवभूति श्योर, भवभूति क्या है? पूरी तरीके से श्योर है डेट इन फ्यूचर हिज पोएट्री विल बी अप्रिशिएट, कि इन फ्यूचर, भविष्य में उसकी कविताएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा
की रहेंगी, उनकी ज़्यादा प्रशंसा की जाएगी। हिज थॉट्स इन हिज पोइट्री, उनकी कविताओं में जो उनके विचार हैं, विल बी शेयर्ड बाय पीपुल, जो लोगों में प्रसारित किए जाएंगे, जो लोगों में आपस में शेयर किए जाएंगे। जिस तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं इस पोएम को, तो इन फ्यूचर में ही पढ़ रहे हैं हम। जब उन्होंने ये चीज़ें लिखी थी तब से लेके अब तक का फ्यूचर ही है कि हम आज फ्यूचर में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। दस भवभूति एक्सप्रेस हिज ऑप्टिमिज्म अबाउट हिज पोएट्री एंड थॉट्स, इसलिए भवभूति इस कविता के 4 लाइनों के द्वारा अपने विचारों को, कविताओं के विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे सामने इन विचारों को वो रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आशावाद है उनकी, जो क्या कह रहे हैं वो ऑप्टिमिज्म होता है कि आशा रखना अपने, उनको एक आशा है कि आगे इन फ्यूचर में उनकी पोइट्री जो है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगी और कोई ना कोई उनकी पोएम को समझ पाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया यहाँ तक। अब आपका क्या है, नेक्स्ट है भर्तहरि। ठीक है, हमने अभी तक 2 पढ़ लिए, कालिदास और भवभूति। दोनों पोएम 4-4 लाइन के स्टेंजा हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भर्तहरि। ठीक है, मैं आपको इनकी जो PDF है वो बना के सेंड करती रहूँगी। क्वेश्चन आंसर है आपके, ये अपना है भर्तहरि। ठीक है, इनका हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पोएम का स्टेंजा बाय स्टेंजा वाइज। इसमें अपने आपके 6 स्टेंजा है पोएम में, तो हम स्टेंजा बाय पढ़ेंगे। कितने स्टेंजा है आपकी पोएम के अंदर, आप देख रहे हो कि 6 स्टेंजा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इनकी जो भर्तहरि के जो है इनके 4 पोएम के 4 स्टेंजाज में है, इनमें अलग अलग डिवाइडेड है। तो हम क्या है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक साथ हम नहीं पढ़ेंगे, जिससे ये मिसमैच ना हो। अगर मिसमैच हो गया तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए 3rd ईयर की गर्ल्स मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आपको जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप उसी दिन उस चीज़ को पढ़ो, उसी दिन उस चीज़ को समझो, ताकि आपका एक साथ इकट्ठा ना हो। अगर आपकी एक साथ इकट्ठा हो गया है, पोएट्री का पेपर है, मैं फिर से बार बार कह रही हूँ कि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइनें समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने लाइन नहीं समझी, अगर आपने एक भी लाइन मिसमैच कर दी एक्सप्लेनेशन में, कि मान लो ये जैसे ये स्टेंजा आया हुआ है और इसने आपने लिख दिया भवभूति के अंदर, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपने भवभूति के अंदर कर दिया तो ये आपका गलत हो गया। इसलिए लाइनों पे आपको बार बार फोकस डालना है और बार बार आप लाइनों को बार बार पढ़ो, ताकि आपको लाइन पढ़ने से ही समझ में आ जाए कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, जिस तरीके से ये लाइनें हैं कि कालिदास जी कहते हैं कि कविता जो है वो नई या पुरानी होने से कोई मतलब नहीं है। तो बस ये एक थीम, आपको हल्की सी थीम माइंड में याद रखनी है कि कालिदास जी की जो 4 लाइन की स्टेंजा है उसकी थीम ये है कि कविता नई या पुरानी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भवभूति की जो पोएम की 4 स्टेंजा है उसकी थीम ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी पोएम की कोई महत्व रखता है या नहीं रखता है। ठीक है, तो इन दोनों का ये डिफरेंस अगर आप इस तरीके से दिमाग में रखोगे तो आपको अच्छे से ये लर्न होती जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को मैं आज यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। छोटी क्लास बनाई है मैंने ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो सके। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।